मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करी थी। अब आज बात करेंगे हम किडनी क्या काम करती है, छानने का। रक्त और उत्सर्जित पदार्थों को अलग करके यूरिन का निर्माण करना। आज हम क्या बात करेंगे कि बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन निर्माण किस प्रकार से होता है। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखो आप इस शरीर में यूरिन का निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा होता है, क्या नाम मालूम है आपको? एक होता है अति सूक्ष्म खनन, दूसरा होता है श्रावण और तीसरा होता है, देखो कौन बात कर रहा है, पुनः अवशोषण। ठीक, अब ये तीन प्रोसेस से किस तरीके से रक्त और उत्सर्जित पदार्थ जाएंगे और किस स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, आप लोगों को मालूम ही है किडनी की जो इकाई है क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अभी मैं वही देख रही थी, सर्च कर रही थी, कितने होते हैं, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो दोनों किडनी मिलाकर क्या हो जाएंगे, 2 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखो ये नेफ्रॉन की संरचना बना रही हूँ मैं। ये देखो, ये है एक नेफ्रॉन। कोई दिक्कत इसमें क्या, समझाए तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखो, हाँ तो बताओ यदि दिक्कत नहीं है तो बोलो। अभी मैंने क्या बोला, रक्त और उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग होते हैं। ये हम पहली प्रोसेस की बात करते हैं। उससे पहले हम उसकी संरचना समझ लेते हैं। अब देखो, अब हम इस एरो से चलते हैं। ये लेकर जा रही है और ये लेकर आ रही है। ठीक, अब ये कहलाती है अभिवाही धमनिका, धमनी की शाखा, इसीलिए कहा हमने धमनिका। धमनी, धमनिका, धमनी इकाएं और धमनी केशिकाएं, ये रहता है। अब यहाँ पर जा रहा है आपका क्या,
नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ प्लस रक्त, ये शरीर मीन्स किडनी, ये किडनी के अंदर जा रहे हैं। ठीक, यहाँ नेफ्रॉन है, ये अभिवाही धमनी का रक्त और उत्सर्जी पदार्थ को लेकर यहाँ आई। अब यहाँ पर क्या होता है, पतली पतली केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है। ये वाला जो भाग है गोलाकार, ये वाला जो भाग है ये कहलाता है केशिका गुच्छ। क्या कहलाएगा? कोशिका नहीं, केशिका गुच्छ। ठीक, या इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके बाद देखो थोड़ा सा लगाना गेट। छोटे आकार की छन्नी होती है, बस बस बस। पतली, ठीक, पतली में जिसमें छिद्र छोटे छोटे होंगे, उतनी छोटी ये यहाँ होती है। ठीक, अब यहाँ पर छनन की क्रिया होगी। छनन के बाद यहाँ का द्रव जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब ये जो भाग दिख रहा है ये प्याले नुमा भाग। ठीक, ये वाली ये गोलाकार रचना ये क्या कहलाती है? बोमन कैप्सूल। क्या कहलाएगा? बोमन कैप्सूल। अब ये बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को एक साथ कहा जाएगा बोमन संपूर्ण। यानी ये जो पूरा भाग है हमारा ये क्या कहलाएगा? बोमन संपूर्ण। ठीक, अब इस बोमन संपूर्ण के ये पास वाला भाग है, ये एक नलिकाकार भाग है और एक ये वाला भाग है। ठीक, ये तीनों भाग 1 2 3 ये तीनों भाग कहलाते हैं स्त्रावी भाग। क्या कहलाता है? जो 3 भागों से मिलकर बना है। ये नंबर 1, ये V या U आकार का दिख रहा है आपको, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब इनके नाम देखो। ये वाला भाग जो बोमन कैप्सूल के पास में है इसका नाम होता है समीपस्थ कुंडलित भाग। ठीक, ये दूर वाला भाग ये कहलाएगा दूरस्थ कुंडलित भाग। और ये जो बीच के आकार का भाग है ये वाला भाग ये क्या कहलाता है? हेनले का लूप। ठीक, अब इसमें भी देखो एक भुजा इधर नीचे आ रही है और एक भुजा ऊपर जा रही है। ये कहलाती है असेंडिंग भुजा, सॉरी डिसेंडिंग, नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है, ये असेंडिंग भुजा। अवरोही भुजा और आरोही भुजा, ये आपके समझने के लिए कि याद होना चाहिए कि ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग। क्लियर है? अब इसके बाद आपको जो मैंने किडनी की संरचना बताई थी बेटा, याद करो, एक शॉर्ट में हमने इस तरीके से देखी थी और यहाँ बोला था ये रीनल पेल्विस और ये भी आगे चलकर क्या बनाता है? यूरेटर। अब यहाँ रीनल पेल्विस में आकर एक नलिका होती है, संग्रह नलिका, ये जो दिख रही है आपको। और देखो इसके कितने सारे भाग बनाए हैं मैंने अलग अलग। ठीक, ये नलिका कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका। अब देखो इस संग्रह नलिका को छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये भाग है ये तो 1 मिलियन होते हैं, लेकिन हर किडनी में संग्रह नलिका क्या होती है? एक। इसीलिए आप देखो कितने सारे भाग बनाए हैं। समझ रहे हैं?
संग्रह नलिका कहाँ आकर खुलेगी? वही वाला भाग यहाँ पर, ये संग्रह नलिका इस जगह रिनल पेल्विस में आकर खुलती है। यानी संग्रह नलिका के अंदर जो भी यूरिन आएगा बनकर वो यहाँ से यूरेटर में आ जाएगा और फिर यूरेटर से कहाँ आ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप आगे। ये तो मैंने आपको अभी सिर्फ क्या बनाई, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना में अभिवाही धमनिका होती है जो यूरिन निर्माण के लिए रक्त और उत्सर्जी पदार्थ जो मिले हुए हैं उनको नेफ्रॉन के अंदर ले जा रही है छनने के लिए। ये अभिवाही धमनिका, तो छनन के बाद वापस रक्त किडनी में ही आएगा। ये तो नेफ्रॉन है। अब आगे देखो, ये वाली क्या कहलाएगी? अपवाही धमनिका। क्या कहलाएगी? अपवाही धमनिका। ठीक, अब यहाँ से देखो, ये संरचना समझ में आई आपको? समीपस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग, हैनले का लूप और संग्रह नलिका, ये है इसकी संरचना। अब यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में हुआ था, अति सूक्ष्म छनन। ठीक, अब आप देखो मेरे पास छानने के लिए क्या होगा? जैसे अपन छानते हैं किसी चीज को, सुनना बेटा, जैसे हम आटा लाए छानने के लिए, उसमें आटे से भी बारीक कोई चीज है और बड़ी है, यानी रक्त के अंदर कोई यहाँ को फिल्टर तो लगा हुआ नहीं कि खाली अशुद्धियाँ ही जाएगी। अब जो यहाँ अभिवाही धमनिका में रक्त जा रहा है उसमें नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है, उसके अलावा आवश्यक पदार्थ भी है, जैसे ग्लूकोज है, कोई दवाइयाँ है, हार्मोन है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ और पोषक पदार्थ सभी मिले हुए हैं उस रक्त के अंदर। और ये यहाँ आ गया रक्त, छनन की प्रोसेस हो रही। अब अशुद्धियाँ तो छोटे आकार की होगी क्योंकि केशिका बहुत सूक्ष्म होती है। जल आ गया छन के, अशुद्धियाँ आ गई छोटे आकार की। अब यहाँ कोई मशीन नहीं है कि वो अशुद्धियों को ही जाने देगी। हमारे जो आवश्यक पदार्थ होंगे वो भी छन कर क्या होंगे? इधर आ जाएंगे। छनन की क्रिया है। और इसी तरह जो बड़े आकार की अशुद्धियाँ होगी जो उन केशिकाओं को पार नहीं कर पाएगी वो यहीं रह जाएगी। मतलब काम क्या हुआ? आधा अधूरा। छनन हुआ भी है तो हाँ छोटे आकार के उत्सर्जी पदार्थ गए, सारा जल आ गया छन के, और बड़े आकार की अशुद्धियाँ रह गई, कोई बात नहीं, रह गई। और छनन तो हुआ है। अब छनन होकर जो यहाँ पर द्रव भरा बनेगा, ये वाला कहलाता है, इसका नाम अति सूक्ष्म निस्यंद कहलाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पर आ गया, ये इधर समीपस्थ कुंडलित भाग इधर आ गया। ठीक, अब जो हमारी सेकेंड प्रोसेस क्या थी? स्त्रावण। और तीसरी क्या थी? पुनः अवशोषण। ये दोनों प्रोसेस 1, 2, 3 इस स्त्रावी भाग के अंतर्गत होती है। अब देखो यहाँ ये जो छनन के बाद रक्त वापस आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या मिली हुई है? रक्त है प्लस बड़े आकार की अशुद्धियाँ हैं जो छनने से रह गई थी, वो दोनों है। अब इस अपवाही धमनिका से बहुत सारी पतली पतली, जैसे हमारे बाल के जैसी ऐसी ये निकलती हैं और इसके चारों ओर क्या होती है? लिपटी रहती है केशिकाएं, पतली पतली। ठीक, अब इनके अंदर जैसे ये केशिका है, इसके अंदर ऐसे पतले पतले निकले रहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या निकले रहते हैं? ये जो छोटी आंत का पिछला भाग था, छोटी आंत का पिछला भाग जहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है, वहाँ पर भी सूक्ष्मांकुर थे, उन्हीं के कारण भोजन का अवशोषण हुआ था। अब देखो मैंने यहाँ बताया कि अति सूक्ष्म निस्यंद में जल है, छोटे आकार की अशुद्धियाँ हैं प्लस छोटे आकार के पोषक पदार्थ हैं।
तो इन सूक्ष्माणुओं के द्वारा उन पोषक पदार्थों का तो क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा। यही प्रोसेस लिखी हमने, अवशोषण, और उसके आगे लिखा हमने पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण इसीलिए कहा गया कि उन पोषक पदार्थों का अवशोषण एक बार कहाँ हो चुका है, पाचन तंत्र में। छोटी आंत के द्वितीय भाग का काम ही क्या है, भोजन का अवशोषण करना। उन्हीं पदार्थ का दोबारा अवशोषण हो रहा है, इसलिए कहा गया पुनः अवशोषण। यानी इनके द्वारा क्या हो जाएगा, आवश्यक पदार्थ जो छनकर आ गए थे उनको वापस ले लेंगे। अब इन्हीं की क्या थी, बड़े आकार की अशुद्धियाँ थी, वो बड़े आकार की अशुद्धियाँ फिर क्या होगी, वो यहाँ विसरित होकर आ जाएगी। विसरण हमेशा अधिक से कम की ओर होता है, वो छनकर इधर आ जाएगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। आवश्यक पदार्थ का अवशोषण हो जाएगा और दोबारा हो रहा है तो पुनः अवशोषण कहा, सक्रियात्मक पुनः अवशोषण। और बड़े आकार की अशुद्धियाँ यहाँ पर विसरण द्वारा इस नली के अंदर छोड़ दी जाएगी, तो ये क्या हुआ, स्त्रावण। ठीक, अब जल भी अवशोषित हो गया, सारा का सारा जल थोड़ी जाएगा यूरिन के रूप में, एक्स्ट्रा जल प्लस कुछ जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो जाएगी। ठीक, अब आवश्यक पदार्थ अवशोषित होने के बाद यहाँ बचा है जल प्लस छोटे आकार की अशुद्धि प्लस बड़े आकार की अशुद्धियाँ सारी आ गई। अब उस जल के अंदर ये नाइट्रोजन युक्त अशुद्धियाँ मिली हुई है, तो यहाँ पर जो द्रव भरा रहेगा वो अपेक्षाकृत गाढ़े पीले रंग का होगा, और ये गाढ़े पीले रंग का द्रव ही क्या कहलाता है, यूरिन। अब ये यूरिन कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, संग्रह। जैसे इस नेफ्रॉन की ये संग्रह नली का यहाँ आया, किसी अन्य नेफ्रॉन की संग्रह जो दूरस्थ कुंडलित भाग यहाँ आकर खुलेगा, फिर किसी का यहाँ, किसी का यहाँ। हर नेफ्रॉन अपना अपना जो बिल्कुल छोटी छोटी बूंद बूंद करके यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो सभी नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन कहाँ आ जाएगा, इस संग्रह नलिका में आकर इकट्ठा हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, यूरिन। और ये रीनल पेल्विस आगे की तरफ जो यूरेटर बनाता है, यही थी। अब कहाँ बनाऊँ मैं, देखो ये बनाई थी हमने ऐसी किडनियाँ, ये तो 1 मिलियन इसमें, 1 मिलियन इसमें। संग्रह नलिका यहाँ आती है, जो यूरिन बना है वो यूरेटर द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का अस्थायी संग्रह किया जाएगा, जिसे यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। समझ में आया कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है? पहली प्रोसेस होती है अति सूक्ष्म छनन, यहाँ रक्त और उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ जो द्रव भरा है ये अति सूक्ष्म निस्यंद कहलाता है। इसके बाद ये अपवाही धमनिका से पतली पतली केशिकाएं जाल के रूप में स्रावी भाग के चारों ओर लिपटी रहती हैं। इन्हीं के द्वारा बड़े आकार की अशुद्धियाँ यहाँ विसरण द्वारा अंदर आ जाएगी। इसको कहा गया नली की स्रावण। और जो छोटे आकार की अशुद्धियाँ छनकर आई थी उनका क्या किया जाएगा, अवशोषण। और दोबारा अवशोषण हो रहा है इसलिए इसको कहा गया पुनः अवशोषण। अब इन तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ जो द्रव भरा रहता है वो अशुद्धियों के कारण अपेक्षाकृत गाढ़े पीले रंग का हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, यूरिन। और यूरिन संग्रह नलिका में जाकर इकट्ठा होता है, जो यूरेटर के द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और जब कभी किडनी काम नहीं करती है तो रक्त में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है, तो सामान्य से अधिक उत्सर्जी पदार्थ होने के कारण विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है, और इस रोग को क्या कहा जाता है, यूरीमिया कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके बाद बात करेंगे हम हीमोडायलिसिस की, कल करेंगे।